प्रधानमंत्री समझाते हैं तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये जरा जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने हमारे देशवासियों को समझाया था कि आप लोग मुझे वोट देंगे तो आप सबको 15-15 लाख रुपए मिलेगा। देशवासियों को मिला हो तो बताओ। 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला हो तो बताओ। किसानों को लाभकारी मूल्य मिला हो तो बताओ। सबके अच्छे दिन आए हो तो बताओ। फिर प्रधानमंत्री ने रात को ताली बजाई और ताली बजा करके कहा नोटबंदी करके देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हो गया तो मुझे बताओ। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो मुझे बताओ। हमारे देश में काला धन खत्म हुआ तो मुझे बताओ। प्रधानमंत्री ने दावा किया था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरी बात पर यकीन करो, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तो 15-15 लाख के लिए झूठ क्यों बोला? 2-2 करोड़ रोजगार के लिए झूठ क्यों बोला? नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, झूठ क्यों बोला? जीएसटी के दौरान बोला टैक्स पद्धति बदल करके देश धनवान हो जाएगा, देश कंगाल हो गया, झूठ क्यों बोला? और जब कोरोना काल में बोला 24 मार्च को बोला 18 दिन में हमने महाभारत जीता है और 21 दिन में हम कोरोना से जीत जाएंगे, और देश में ताला बंद करके 14 करोड़ लोग पैदल चले मजदूर, रेल और बस सेवा बंद कर दी, उद्योग चौपट कर दिए, व्यापार चौपट कर दिया, होटल इंडस्ट्री चौपट कर दी, बाजार खत्म कर दिए और कहा मेरे पर यकीन करो। तो कोरोना खत्म हुआ तो बताओ ना, वैक्सीन बनी ना कोरोना खत्म हुआ। अब प्रधानमंत्री कह रहा है 15 लाख के लिए झूठ बोला, 2 करोड़ के लिए झूठ बोला, टैक्स की पद्धति पर झूठ बोला, आतंकवाद को खत्म करने की बात पर झूठ बोला, नोटबंदी पर, कोरोना के मामले में झूठ बोला, और अब कह रहा है इस काले कानून को आप मान जाओ, ये बहुत अच्छा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग कोई ठोस वजह तो बता नहीं रहे, इसमें कमी क्या है? तो मैं 3 कमी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारे देश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी। 1955 में सरकार को महसूस हुआ इस कानून में क्या कमी? हाँ बता रहा हूं कि हमारे देश में जमाखोरी करने समय किसानों को लूटा जाता है और जमाखोरी के बाद देश के उपभोक्ताओं को लूटा जाता है। यह बात हमारे देश के सरकार ने 1955 में जानी और जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बहुत अच्छा कानून है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मोदी हमें बताओ कि देश में जमाखोरी के लिए किसानों को लूटा जाएगा और बाद में मुनाफाखोरी के लिए हमारे देश के उपभोक्ताओं को लूटा जाएगा। ये कौन से शास्त्र का मामला है? ये अर्थशास्त्र के भी खिलाफ है, समाज शास्त्र के भी खिलाफ है, राजनीतिक शास्त्र के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी है तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात मोदी कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं हुई। अरे हम भी कह रहे हैं मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। पहली बात, देश के उपभोक्ता किसानों सुन लो, 6,900 मंडियों की जमीन पर नरेंद्र मोदी की, अदानी अंबानी की नजर है। और मंडी व्यवस्था खत्म कैसे होगी मैं बताना चाहता हूं। जो सामान मंडी में जाता है बिकने के लिए, इनकी कंपनियां 2-3 साल तक हमारे किसानों को ज्यादा पैसा देंगी घर पर। हमारे किसान घर बैठे अपना सामान बेच देंगे, मंडियां बंजर हो जाएंगी और फिर ये कहेंगे जैसे लाल किला बेचा, जैसा LIC बेचा। वही तो कह रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं ये हो जाएगा। हम नहीं डरा रहे, आप कानून में हम नहीं, हम बताना चाहते हैं जब मंडी में बिकने वाला सामान घर में बिक जाएगा, बाजार में बिक जाएगा, प्राइवेट मंडी में बिक जाएगा, तो मंडियां बाजार बंद होंगी कि नहीं होंगी? अब मैं आपके माध्यम से आपका सवाल, मंडी पर मैं बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहिब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 2016 को कहा था मैं ई-नाम योजना लेकर आया हूं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और हमारे देश की सारी मंडियां ई पोर्टल में जुड़ जाएंगी और केरल का किसान अपने चावल दिल्ली भेज देगा। अरे मूर्ख आदमी, वो कोई ईमेल है क्या? पर जिस आदमी ने 40 साल तक भीख मांगकर पेट पाला हो, जिसके बाप दादा को खेती किसानी का ज्ञान न हो, बोल सकता है कि ईमेल की तरह मंडी का मामला। लेकिन मैं दूसरा सवाल, अभी तक ई मंडी में हजारी मंडी के नाम जुड़ पाए हैं। पर मैं कहना चाह रहा हूं, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, ई नाम योजना के समय कहा गया मंडी व्यवस्था किसानों के लिए बहुत बढ़िया है और मंडी आढ़तियों के लिए बहुत बढ़िया है और उपभोक्ताओं के लिए बहुत बढ़िया। 2016 में कहा गया और 2020 में कहा मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है, आढ़ती डकैत और क्या बिचौलिया होते हैं, इसलिए मंडी व्यवस्था। और अब तीसरी बात कह रहे हैं, जब किसान सड़क पर आया मंडी खत्म नहीं होगी। अरे नालायक,
जब मंडी में आड़ती को कुछ नहीं मिलेगा और किसान बेचने नहीं जा सकता है, क्योंकि जहां ज्यादा जा पैसा, सकता है, मना किसने किया? जब ज्यादा पैसा आप किसान को पहले बाहर देने वाले हैं, तो जब अच्छी तक। बात है ना अगर किसान को ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन एक मिनट, हाँ। अब आप फिर आपका सवाल है, हाँ। नोटबंदी के समय मोदी ने कहा था ये देश के लिए है, और मूर्ख अब ताली बजाता है। 3,60,000 उद्योग पर ताले लग गए। मोदी आया, 24 मार्च को ताला लगाया, ये किस दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। भारत का बेड़ा गर्क हो गया। भारत की विकास दर संगठित क्षेत्र की -24 में और असंगठित का जोड़ दूंगा -50 में चला गया। हमारे देश का लाल किला और चिड़ियाघर से लेकर LIC से तक, रेलवे से लेकर के और बैंक तक, और इसरो को बेचने की तैयारी है। आप लोग समझ लीजिएगा, आप इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जैसे लोग, हम फिर कह रहे हैं, मोदी की बात पर वो यकीन करेगा जो गंद खाता है, और जो मोदी के काले कानून के साथ वो दे सकता है जो किसानों का अन्न पैदा करता है और अन्न खाता है, वो किसान के साथ है और उस काले कानून के खिलाफ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मंडी व्यवस्था में जब आप प्राइवेट मंडियां खड़ी करा देंगे बाहर, प्राइवेट मंडी वाले ज़्यादा पैसे में किसान की उपज इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको 6,900 मंडियों की जमीन छीननी है। एक षड्यंत्र। और हाँ, बीजेपी और बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि प्राइवेट बस आने से तो सरकारी बसें बंद नहीं हुई, प्राइवेट अस्पताल आने से जो है सरकारी अस्पताल बंद नहीं है, प्राइवेट स्कूल आने से सरकारी स्कूल बंद नहीं है। लोगों को जहाँ अच्छी सुविधा मिले वहाँ पर बेचे, अगर अच्छा भाव प्राइवेट में मिले तो वहाँ बेचे, वरना सरकारी तो है ही। देखिए, ये जो तर्क आप दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। हाँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत के जितने भी MP और MLA हैं, जितने भी मंत्री संतरी हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल जाके इलाज कराते हैं, डिस्पेंसरी में जाके उपचार कराते हैं? और कितने लोग हैं जिनके बेटे निजी स्कूलों में नहीं पढ़ते, सरकारी में पढ़ते हैं? मुझे बताइए। आप ये जो तर्क है, इनके तर्क पर आपको इसलिए नहीं जाना चाहिए जब हमारे देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र खड़े होते हैं देश के तमाम किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीनों के पक्ष में, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। जब हमारे देश के आदिवासी खड़े होते हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, उन्हें माओवादी कहते हैं। हम खड़े हो जाएंगे उनके पक्ष में तो हमें अर्बन नक्सली कहते हैं। अभी किसानों की लड़ाई चल रही है, 50-50 लाख रुपए के नोटिस योगी सरकार भेज रही है जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा है, ताकि टैग लगा सके। इन्होंने क्या कहा, आप जो कह रहे हो ये क्या क्या बोलते हैं? पहले इन्होंने कहा ये किसान गुमराह कर रखे हैं, फिर कहा ये गुंडे हैं, फिर कहा ये पाकिस्तान परस्त है, फिर कहा ये खालिस्तानी है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे देश में संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, और मुसलमान सड़क पर खड़े हुए तो उन्हें पाकिस्तानी बताया गया। हमारे देश में कोरोना काल में 3 काले कानून लाए गए। हमारे देश में सबसे बड़ी बहादुर कौम, गुरु गोविंद सिंह जी कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। आप समझ लीजिएगा, अगर आज इस किसान आंदोलन में जो आर पार की लड़ाई और देश खड़ा है, उसकी अगुवाई हमारे देश के सरदारों के सरदार कर रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, तो उस पर टैग लगाने के लिए, ताकि दूसरे राज्यों के लोग ना आ सके। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक एक किसान को 50-50 हज़ार लाख का नोटिस भेज रही है, और गुजरात के किसानों के परिवार में उनके बेटे और बहू और माँ बाप को पुलिस प्रताड़ित कर रही है कि आप किसान को वापस बुलाओ। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे CA NRC को लेकर हिंदू मुसलमान किया गया, ऐसे किसान आंदोलन में ये देश के गद्दार, पहली बार परीक्षा हो गई। हमने कहा था 84 में काम करने में संघ के लोग सबसे आगे थे, जो आज हमारे देश के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। यही गद्दार 84 में सबसे बड़े हत्यारे थे। मैं खामी बता रहा हूँ। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आप लिख लीजिए। मंडी तब तक चलेगी अरुण जी जब तक मंडी में माल बिकेगा। हमने आपसे कहा 6,900 मंडियों पर अदानी अंबानी जैसे कंपनियों की नजर लगी हुई है। आप जितनी मर्जी बार बोलेंगे, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जब आड़ती के पास अनाज नहीं पहुंचेगा, आड़ती वहां क्या करेंगे, और 2-3 साल में मंडियां वीरान हो जाएंगी, और फिर ये कहेंगे सारे किसान जो है प्राइवेट मंडियों का रुख करेंगे एकदम। हाँ, इसलिए करेंगे क्योंकि ये ज्यादा पैसा देने वाले हैं। हमारा दूध दही का देश है अरुण। नरेंद्र मोदी को क्या पता, इसके बाप ने चाय बेची। चाय हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने पहुंचाई थी। चाय हम पहले सुनिए, हमारे देश में दूध दही के देश में आज भारत चाय का आदी हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि चाय का नशा लगाया गया। जिस तरीके से चाय का नशा लगाया गया, ठीक उसी तरीके से प्राइवेट मंडियों का नशा लगेगा, और प्राइवेट मंडियां
शुरुआती दौर में जब तक सरकारी मंडियां रहेंगी तब तक हमारे किसानों को ज़्यादा पैसा देंगी, और जिस दिन सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी उसी दिन हमारे देश में सरकारी मंडी खत्म होने के बाद निजी मंडी व्यवस्था वाले क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर आदमी खत्म, हमारी 1.5 महीना ट्राली खड़ी रही है। हिमाचल प्रदेश में एक लालड़ू जगह है जहाँ सेब पैदा हुआ करता था, और सेब के छोटे छोटे व्यापारी थे वहाँ। बापूजी एक मिनट, सेब के छोटे छोटे व्यापारी थे वहाँ। तो वहाँ अडानी जी की नजर पड़ी, उन्होंने सर्वे कराया। जो छोटे छोटे वेयर हाउस थे जिसमें 100 टन 200 टन तक माल आ सकता था, उससे 1000 गुना बड़ा हम इधर से देखते हैं तो उसका आखिरी कोना दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा वेयर हाउस बनाया। जब सेब का रेट 20 रुपए किलो था, किसानों को 22 रुपए किलो दिया उसने। और जो छोटे व्यापारी थे वो सरवाइव एक साल नहीं कर पाए, दूसरे साल उन्होंने 23 रुपए रेट किया तो छोटे व्यापारी वहाँ से उजड़ के चले गए। और जब छोटे व्यापारी वहाँ से उजड़ के चले गए, लालड़ू के लोग जिसके पास 5 कुंटल सेब होता था या 7 कुंटल होता था या 10 कुंटल होता था, किसान गाड़ी बुक करके ज़्यादा दूर अपना चंडीगढ़ या देहरादून सेब ले जा नहीं सकता था, उसकी मजबूरी हो गई अडानी को सेब देने की। जो सेब पहली बार 22 रुपए, दूसरी बार 23 रुपए किलो खरीदा गया, उसी सेब का तीसरे साल इसी अडानी ने रेट किया 6 रुपए किलो। अब किसानों की मजबूरी हो गई। उदाहरण है, ये तो कहते थे कि सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट आने से बंद नहीं होंगे, प्राइवेट ट्रेन आने से सरकारी ट्रेनें बंद नहीं होंगी, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, इसी तरह से मंडियों की भी हालत बुरी हो जाएगी। सरकार जो लक्ष्य रखती है MRP पे MSP पे खरीदने का, वो लक्ष्य ये बंद करने जा रहे हैं।